नमस्कार। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 17वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। गोरा और सुचारिता एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। गोरा इस द्वंद्व से दूर भागने के लिए एक निरुद्देश्य भ्रमण पर चला जाता है। गोरा अपनी यात्रा पर अनेक समाज सेवा का कार्य करता रहता है। उसे पता चलता है कि इतनी विशाल भारतवर्ष का गांव कितना तितर बितर, कितना संकीर्ण, कितना दुर्बल है। घूमते घूमते वह एक मुसलमान गांव में पहुंचता है और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध गोरा अकेला खड़ा हो जाता है। मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ होने वाले अभिनय के लिए वरदा सुंदरी अपनी लड़कियों के सहित हरान बाबू तथा विनय के साथ मैजिस्ट्रेट साहब के घर पर निमंत्रित रहते हैं। पंडाल लग गया है और वे सभी सरकारी डाक बंगले में ठहरे हुए हैं। गोरा गांव वालों को इंसाफ दिलाने के सिलसिले में यही मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैजिस्ट्रेट उसे खबरदार कहते हैं कि अगर वह गांव वाले के मामले में पड़ेगा तो अच्छा न होगा। वहाँ कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है जिससे गोरा अपने स्वेच्छा से हवालात में बंद हो जाता है। गोरा को हवालात में डालने की बात से सुचारिता, विनय और ललिता सारे लोग बहुत क्रोधित होते हैं। वो इस अभिनय के लिए साफ मना कर देते हैं, लेकिन वरदा सुंदरी कहती है कि ऐसा करने से उनकी बहुत भद होगी। लेकिन विनय और ललिता अभिनय न करने पर अड़ जाते हैं। विनय उसी रात स्टीमर से वापस जाने के लिए चल पड़ता है। स्टीमर छूटने ही वाला था कि ललिता दौड़ती हुई आती दिखाई देती है और ललिता और विनय दोनों स्टीमर पर अकेले निकल पड़ते हैं। गहरी अंधेरी रात, तारों से सजा हुआ मेघ आकाश। रात भर अकेले स्टीमर पर ललिता और विनय में बहुत बातें होती हैं और प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित होता है। घर आकर बाद में ललिता और विनय दोनों संकोच से भर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने आने से कतराने लगते हैं। अब जानते हैं आगे की कहानी। दरवाजे पर आकर जब विनय ने संकोच करते हुए पूछा, तो मैं चलूं? तो ललिता का क्रोध और भी भड़क उठा। उसने सोचा विनय बाबू समझ रहे हैं कि उन्हें साथ लेकर पिता के सामने जाती हुई मैं घबरा रही हूं। इस मामले में उसके मन में जरा भी दुविधा नहीं। इसी बात को बलपूर्वक प्रमाणित करने के लिए और सारी बात पिता के सामने पूर्णतः उपस्थित करने के लिए उसने विनय को अपराधी की तरह दरवाजे से ही विदा लेकर लौट जाने नहीं दिया। वह विनय के साथ अपने संबंध को पहले जैसा साफ कर देना चाहती थी। बीच में कोई संकोच या कुंठा शेष रहने देकर अपने को वह विनय के सामने छोटा नहीं करना चाहती। सतीश कहीं से विनय और ललिता को देखते ही दौड़ा हुआ आया। दोनों के बीच खड़े होकर दोनों का हाथ पकड़ता हुआ बोला, क्यों, बड़ी दीदी नहीं आई? जेब टटोलते और चारों ओर देखते हुए विनय ने कहा, बड़ी दीदी? ओहो, सचमुच वह तो खो गई। विनय को धक्का देते हुए सतीश ने कहा, ओह, बड़े आए, बतलाओ ना ललिता दीदी। ललिता बोली, दीदी कल आएंगी। कहती कहती वह परेश बाबू के कमरे की ओर बढ़ी। ललिता और विनय का हाथ पकड़कर खींचता हुआ सतीश बोला, चलो देखो तो हमारे घर कौन आए हैं। हाथ छुड़ाते हुए ललिता ने कहा, जो भी आए हो अभी तंग मत कर, अभी मैं बाबा के पास जाऊंगी। सतीश ने कहा, बाबा बाहर गए हैं, उन्हें तो आने में देर लगेगी। यह सुनकर विनय और ललिता दोनों को क्षण भर को तसल्ली हुई। फिर ललिता ने पूछा, कौन आया है? सतीश ने कहा, नहीं बताता। अच्छा विनय बाबू, आप बताइए तो कौन आया है? आप कभी नहीं बता सकेंगे, कभी नहीं, कभी भी नहीं। विनय बिल्कुल असंभव और असंगत नाम लेने लगा। कभी नवाब सिराजुद्दौला, कभी राजा नवकृष्ण, यहाँ तक कि एक बार उसने नंद कुमार का भी नाम ले लिया। ऐसे अतिथियों का आना एक बारगी असंभव है, इसका अकाट्य प्रमाण देते हुए सतीश चिल्ला चिल्ला कर उनका खंडन करने लगा। विनय ने हार मानते हुए नम्र स्वर में कहा, हाँ यह तो है, सिराजुद्दौला को इस घर में आने में एक से एक बड़ी मुश्किलें पेश आएंगी। यह बात तो मैंने अभी तक सोची ही नहीं थी। खैर, पहले तुम्हारी दीदी पड़ताल कराएं, फिर अगर ज़रूरत होगी तो बुलाते ही मैं भी आ जाऊंगा। सतीश ने कहा, नहीं, आप दोनों ही चलिए। ललिता ने पूछा, कौन से कमरे में जाना होगा? सतीश ने कहा, तीसरे मंजिले में।
तीसरी मंजिल के छत के एक कोने पर एक छोटा सा कमरा है, जिसके दक्षिण की ओर धूप वर्षा से बचने के लिए एक ढलवां छत की बरसाती है। सतीश के पीछे पीछे दोनों ने वहां जाकर देखा। बरसाती में एक छोटा सा आसन बिछाकर अधेड़ उम्र की एक स्त्री आंखों पर चश्मा लगाए कीर्ति व्यास की रामायण पढ़ रही थी। चश्मे की एक ओर की टूटी कमानी में डोर बंधा हुआ था, जो कान पर लपेटा हुआ था। स्त्री की उम्र लगभग 45 के आसपास होगी। सिर पर सामने की ओर बाल कुछ विरल हो चले थे, किंतु पके फल जैसे गोरे चेहरे पर अभी झुर्रियां नहीं थी। दोनों भौंवों के बीच गोदने का निशान था। शरीर पर कोई अलंकार नहीं था। वेश विधवा का था। पहले ललिता की ओर नजर पड़ते ही उन्होंने चश्मा उतारकर किताब पर रख दी और उत्सुक दृष्टि से उसकी ओर देखा। फिर फौरन ही उसके पीछे विनय को देखकर सिर पर आंचल ओढ़ते हुए खड़ी होकर कमरे की ओर जाने लगी। सतीश ने जल्दी से बढ़कर उनसे लिपटते हुए कहा, मौसी कहाँ भाग रही हो? यह हमारी ललिता दीदी हैं और यह विनय बाबू। बड़ी दीदी कल आएंगी। विनय बाबू का यह अत्यंत संक्षिप्त परिचय ही बहुत हुआ। निस्संदेह विनय बाबू के बारे में पहले ही काफ़ी बातचीत होती रही थी। दुनिया में सतीश ने जो 2-4 विषय चर्चा के लिए जुटाए हैं, ज़रा भी मौका मिलते ही सतीश उन्हीं की बातें करने लगता है और कुछ भी बचा कर नहीं रखता। मौसी कहने से कौन समझा जाए, यह ठीक निश्चय न कर पाने से ललिता चुप होकर खड़ी रही। विनय के उस प्रौढ़ा को प्रणाम करके उनकी चरण धूरी लेते ही ललिता ने भी उसका अनुकरण किया। मौसी जल्दी से एक चटाई निकाल कर लाई और बिछाते हुए बोली, बैठो बेटा, बैठो बेटी। विनय और ललिता के बैठ जाने पर वह भी अपने आसन पर बैठ गईं और सतीश उनसे सटकर बैठा। उन्होंने सतीश को दाहिने हाथ से घेर कर जकड़ते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं सतीश की मौसी हूँ। सतीश की माँ मेरी सगी बहन थी। परिचय में बस इतने से कुछ अधिक नहीं कहा गया, लेकिन मौसी के चेहरे और स्वर में ऐसा न जाने क्या था जिससे उनके जीवन की एक गंभीर दुख और आंसुओं से मंजी पवित्रता का आभास मिल गया। मैं सतीश की मौसी हूँ कहते हुए उन्होंने जब सतीश को गले से लगा लिया, तब विनय का मन उनके जीवन का इतिहास कुछ न जानते हुए भी करुणा से भर उठा। विनय कह उठा, अकेले सतीश की मौसी होने से ही नहीं चलेगा, नहीं तो इतने दिन बाद सतीश से मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक तो सतीश मुझे विनय बाबू कहता है, दादा नहीं कहता। इस पर वह मुझे अपनी मौसी से भी अगर वंचित रहे तो किसी तरह अच्छा न होगा। किसी का मन लुभाते विनय को देर नहीं लगती थी। इस प्रियदर्शी प्रियभाषी युवक ने मौसी के मन पर देखते देखते सतीश के बराबर अधिकार कर लिया। मौसी ने पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? विनय बोला, बहुत दिन पहले अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन यह नहीं कह सकता कि मेरी माँ नहीं है। कहते कहते आनंदमयी की बात याद करके उसकी आंखें भावों से गीली हो गई। दोनों ओर से जमकर बातें होने लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि आज ही दोनों का नया नया परिचय हुआ है। बीच बीच में सतीश भी कुछ अप्रासंगिक ढंग से अपना मंतव्य प्रकट करने लगा। ललिता चुपचाप बैठी रही। कोशिश करके भी ललिता आसानी से किसी से हिलमिल नहीं सकती। नए परिचय की खाई लांघने में उसे काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा आज उसका चित्त भी ठीक नहीं था। अपरिचिता से विनय ने जो अनायास ही बातों का सिलसिला करना शुरू कर दिया, यह भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ललिता जिस विपत में पड़ी हुई है, विनय उसकी गुरूरता न समझकर ही ऐसा निश्चिंत हो रहा है, यह सोचकर मन ही मन वह विनय को ओछा कहकर कोसने लगी। किंतु गंभीर चेहरा बनाकर चुपचाप उदास बैठे रहने से ही विनय को ललिता के असंतोष से छुटकारा मिल जाता, यह बात नहीं थी। वैसा होने पर ललिता निश्चय ही मन बिगड़ कर कहती, बाबा से समझना तो मुझे है, लेकिन विनय बाबू ऐसी सूरत बनाए बैठे हैं जैसे उन्हीं के सिर पर जिम्मेदारी आ पड़ी हो। असल बात यह थी कि कल रात को जो आघात संगीन जगा गया था, आज उससे दिन के समय केवल व्यथा जागती थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए आज ललिता पग पग पर मन ही मन विनय से लड़ती जा रही है। यह झगड़ा विनय के किसी व्यवहार से सुलझता नहीं दिखता। कहाँ इसकी जड़ है? जहाँ सुधार होने से वह दूर होगा, वह तो अंतर्यामी ही जानते हैं। हाय रे,
जिनका संसार हृदय तक ही सीमित है, उस नारी जाति के व्यवहार को युक्ति विरुद्ध कहकर दोष देने से क्या फायदा? यदि आरंभ से ही ठीक स्थान पर उसकी प्रतिष्ठा हो जाए तब तो हृदय ऐसी सहज लयबद्ध गति से चलता है कि युक्ति तर्क को हार मानकर उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है। किंतु आरंभ में लेश मात्र भी विपर्य हो जाने से बुद्धि के वश की यह बात नहीं रहती कि उसे सुधार दे। फिर राग विराग, हंसी रुदन, किसी भी बात में क्या होने से क्या असर पड़ता है, इसका हिसाब ही व्यर्थ हो जाता है। आजकल विनय का हृदय भी कुछ विशेष स्वाभाविक गति से नहीं चल रहा था। उसकी अवस्था यदि बिल्कुल पहले जैसी होती तो वह इसी क्षण दौड़ा हुआ आनंदमयी के पास जाता। गोरा की कैद की सजा की खबर विनय के सिवा माँ को और कौन दे सकता है? उसके सिवा माँ के पास ढांढस के लिए और है भी क्या? इसी की घुटन विनय के मन की गहराई में एक भार सी उसे दबाई जा रही थी। लेकिन ललिता को अभी छोड़कर चले जाना भी उसके लिए असंभव हो गया था। आज सारे संसार के विरुद्ध वही ललिता का रक्षक है। ललिता के संबंध में परेश बाबू के सम्मुख उसका कुछ कर्तव्य हो तो उसे वह पूरा करके ही जाना होगा। यह बात वह अपने मन को समझा रहा था और मन ने भी थोड़े से प्रयत्न से ही वह बात समझ ली थी। प्रतिवाद की सामर्थ्य ही उसमें नहीं थी। विनय के मन में गोरा और आनंदमयी के लिए चाहे जितना दर्द हो, ललिता का अत्यंत निकट अस्तित्व उसे ऐसा आनंद दे रहा था जैसे एक खुलेपन का, सारे संसार में एक गौरव का बोध करा रही हो। अपनी एक विशिष्ट स्वतंत्र सत्ता का उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि उसके मन की व्यथा मन के निचले स्तर पर ही दबी रह गई। आज ललिता की ओर वह देख नहीं पा रहा था। बीच बीच में अपने आप ही जितना नजर पड़ जाता ललिता के आंचल का आनंद, गोद में निश्चल पड़ा हुआ हाथ, उतना ही उसे पुलकित कर जाता था। देर होती रही, परेश बाबू नहीं लौटे। यह सोचकर चलने के लिए भीतर से प्रेरणा क्रमशः प्रबल होने लगी। उसे किसी तरह दबाने के लिए विनय सतीश की मौसी के साथ और भी मन लगाकर बातें करने लगा। अंत में ललिता की विरक्ति और दबी न रह सकी। वह बीच में ही विनय की बात को टोकती हुई कह उठी, आप और देर किस लिए कर रहे हैं? बाबा कब तक आएंगे इसका कुछ निश्चय नहीं है। क्या आप एक बार गौर बाबू की माँ के पास नहीं जाएंगे? विनय चौंक उठा। ललिता की विरक्ति का स्वर उसका खूब जाना पहचाना था। वह ललिता के चेहरे की ओर देखकर फौरन उठ खड़ा हुआ। सहसा डोर टूट जाने से धनुष जैसे हो जाता है, कुछ उसी ढंग से वह खड़ा हुआ। वह देर क्यों करने लगा? यहाँ कोई खास जरूरत थी, ऐसा अहंकार तो उसने स्वयं नहीं किया था। वह तो दरवाजे से ही विदा ले रहा था। ललिता ने ही तो उसे अनुरोध करके रोक लिया था और अब ललिता ही यह पूछ रही है। ऐसे हड़बड़ाकर आसन छोड़कर विनय खड़ा हुआ कि ललिता ने विस्मित होकर उसकी ओर देखा। उसने लक्ष्य किया कि विनय के चेहरे की स्वाभाविक मुस्कुराहट एकाएक ऐसी बुझ गई मानो फूंक मारकर दिया बुझा दिया गया हो। विनय का ऐसा व्यवस्थित चेहरा, उसके भाव का ऐसे अचानक परिवर्तन ललिता ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके विनय की ओर देखते ही तीखा एहसास एक कोड़े की मार जैसा बार बार उसके हृदय को सालने लगा। सतीश ने जल्दी से उठकर विनय बाबू का हाथ पकड़कर झूलते हुए खुशामद के स्वर में कहा, विनय बाबू बैठिए, अभी मत जाइए। आज हमारे यहाँ खाना खाकर ही जाइएगा। मौसी, विनय बाबू को यहीं खाने को कह दो ना। ललिता दीदी, तुम विनय बाबू से क्यों जाने को कहती हो? विनय ने कहा, भाई सतीश, आज नहीं। मौसी को याद रह जाए तो किसी दिन आकर प्रसाद पालूंगा। आज तो देर हो गई है। बात कुछ असाधारण तो नहीं थी, किंतु स्वर रुंधे हुए आंसुओं से भर्राया हुआ था। उसकी करुणा सतीश की मौसी के कानों में पहुंच गई। उन्होंने चौंक कर एक बार विनय की ओर और एक बार ललिता के चेहरे की ओर देखा और समझ लिया कि अनदेखे ही भाग्य का कुछ खेल हो रहा है। ललिता थोड़ी देर बाद ही कोई बहाना करके उठकर अपने कमरे में चली गई। उसने कितनी बार अपने आप को इसी तरह रुलाया है। उसी समय विनय आनंदमयी के घर की ओर चल दिया। लज्जा और वेदना की एक मिश्रित भावना उसके मन को भारी दुख दे रही थी। अब तक क्यों वह माँ के पास नहीं गया? कैसे भूल की उसने?
उसने समझा था कि ललिता को उसकी विशेष आवश्यकता है। सब आवश्यकताओं को एक और कर वह जो कलकत्ता पहुंचते ही दौड़ा हुआ आनंदमयी के पास नहीं गया, इसीलिए भगवान ने उसे उचित दंड दिया है। अंत में उसे ललिता के मुंह से सुनना पड़ा कि क्या एक बार गोरा बाबू की माँ के पास नहीं जाएंगे। पल भर के लिए भी कभी ऐसा अंधेरा हो सकता है कि गौर बाबू की माँ की बात विनय की अपेक्षा ललिता के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो उठे। ललिता तो उन्हें केवल गौर बाबू की माँ के रूप में ही पहचानती है, लेकिन विनय के लिए तो वह सारे जगत की सब माताओं की एकमात्र प्रत्यक्ष मूर्ति है। आनंदमयी अभी अभी स्नान करके कमरे के फर्श पर आसन बिछाकर उस पर चुपचाप बैठी थी। शायद मन ही मन जप कर रही थी। विनय ने जल्दी से उनके पैरों पर गिरते हुए कहा, माँ। आनंदमयी ने दोनों हाथ उसके झुके हुए सिर पर रखते हुए कहा, विनय। माँ जैसा स्वर और किसका हो सकता है। इस स्वर से ही मानो एक करुणा विनय के सारे शरीर को सहला गई। आंसुओं को रोकते हुए उसने रूंधे गले से कहा, माँ मुझसे देर हो गई। आनंदमयी बोली, मैंने सारी बात सुन ली है विनय। चकित स्वर में विनय ने दोहराया, सारी बात सुन ली। गोरा ने हवालात से ही माँ के नाम पत्र लिखकर वकील बाबू के हाथ भिजवा दिया था। उसने ठीक ही अनुमान किया था कि उसे अवश्य जेल की सजा होगी। उसने पत्र के अंत में लिखा था, कारावास से तुम्हारे गोरा की रत्ती भर भी हानि नहीं होगी, किंतु तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं करना होगा। तुम्हारा दुख ही मेरी असली सजा होगी, और कोई दंड देना मजिस्ट्रेट के वश की बात नहीं है। माँ, तुम केवल अपने बेटे की बात मत सोचना, और भी अनेक माँओं के बेटे जेलों में बेकसूर पड़े रहते हैं। एक बार उनके बराबर कष्ट के युद्ध में खड़े होने की इच्छा थी। इस बार यह इच्छा पूरी हो जाए तो मेरे लिए दुख मत करना। माँ, न मालूम तुम्हें याद है कि नहीं, जिस साल दुर्भिक्ष पड़ा था, मैं एक बार सड़क के साथ वाले कमरे में मेज पर अपना बटुआ छोड़कर 5 मिनट के लिए दूसरे कमरे में गया था। लौटा तो देखा बटुआ चोरी हो गया था। बटुए में मेरी स्कॉलरशिप से जमा किए हुए 85 रुपये थे। मन ही मन मैंने संकल्प कर रखा था कि कुछ रुपए इकट्ठे हो जाने पर तुम्हारे पैर धोने के जल के लिए एक चांदी का लोटा बनवाऊंगा। रुपये चोरी चले जाने पर जब मैं चोर के प्रति व्यर्थ क्रोध से जल रहा था, तब हठात भगवान ने मुझे एक सद्बुद्धि दी। मैंने मन ही मन कहा, मेरे रुपये जिसने भी चुराए हैं, इस अकाल के समय भी उसी को मैं वे रुपये दान करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही मेरे मन का क्रोध शांत हो गया। वैसे ही आज मैं अपने मन की बात को बता रहा हूँ कि मैं जानबूझकर ही जेल में जा रहा हूँ। मेरे मन में कोई व्यथा नहीं है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है। मैं जेल में मेहमानी करने जा रहा हूँ। वहाँ आहार विहार की असुविधा तो होगी, किंतु इस बार घूमते हुए मैंने कई घरों का आतिथ्य पाया है। उन सब जगहों पर अपने अभ्यास या आवश्यकता के अनुसार सुविधा नहीं पाता रहा। जो जानबूझकर ग्रहण किया हो वह कष्ट तो कष्ट नहीं होता ना। आज जेल का आश्रय मैं अपनी इच्छा से ही लेने जा रहा हूँ। इस पृथ्वी पर हम लोग जब घर बैठे अनायास आहार विहार कर रहे थे, नित्य के अभ्यास के कारण ही यह सोच भी नहीं पा रहे थे कि खुले आकाश और प्रकाश में घूमने फिरने का अधिकार अपने आप में कितना बड़ा है। उसी समय में कितने ही लोग पृथ्वी पर अपने दोष से या बिना दोष से ही ईश्वर के दिए हुए उन अधिकारों से वंचित होकर बंधन और अपमान भोग रहे थे। हमने आज तक उनकी बात नहीं सोची, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा। अब मैं उन्हीं के दाग से उनके जैसा दागी होकर ही बाहर आना चाहता हूँ। पृथ्वी के अधिकतर सफ़ेदपोश भले मानस जो भद्र लोग बनकर बैठे हैं, उनके गुट में घुसकर अपना सम्मान बनाए रखना मैं नहीं चाहता। माँ, दुनिया का परिवार पाकर अब मैंने बहुत कुछ सीखा है। ईश्वर जानते हैं कि जिन लोगों ने दुनिया में न्याय करने का जिम्मा लिया है, अधिकतर वही दया के पात्र हैं, जो दंड पाते नहीं किंतु देते हैं। जेल के कैदी उन्हीं के पाप की सजा भोगते हैं। अपराध तो बहुत लोग मिलकर करते हैं और प्रायश्चित करते हैं बेचारे ये जेल के कैदी। जेल के बाहर जो लोग मौज कर रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, उनके पाप का नाश कब, कहाँ और कैसे होगा यह कोई नहीं जानता।
पर मैं उस मौज और सम्मान को धिक्कार कर मनुष्य के कलंक का दाग छाती पर लगवा कर निकलूंगा। माँ, तो मुझे आशीर्वाद दो, आंसू मत बहाना। भृगु के पदाघात का चिन्ह श्री कृष्ण सदा वक्ष पर धारण किए रहे। दुनिया में अत्याचारी लोग जहाँ जितना अन्याय करते हैं, उससे भगवान की छाती का वह चिन्ह और भी गहरा होता जाता है। वह चिन्ह अगर उनका आभूषण हो सकता है, तो फिर मुझे किस बात की फिक्र है और तुम्हें किस बात का दुख। आनंदमयी ने यह चिट्ठी पाकर महिम को गोरा के पास भेजने की कोशिश की थी। महिम ने कह दिया था कि वे नौकरी करते हैं और साहब किसी तरह छुट्टी नहीं देंगे। यह कहकर वे गोरा की नासमझी और अक्खड़पन के लिए उसे कोसने लगे। बोले, उसी के कारण मेरी किसी दिन नौकरी भी चली जाएगी। इस बारे में कृष्णदयाल को कुछ भी कहना आनंदमयी ने आवश्यक नहीं समझा। गोरा को लेकर स्वामी से उन्हें बड़ी शिकायत थी। वह जानती थी कि कृष्णदयाल ने गोरा को कभी अपने हृदय में पुत्र का सा स्थान नहीं दिया है, बल्कि उनके अंतःकरण में गोरा के संबंध में एक विरोध का भाव भी है। गोरा मानो आनंदमयी के दाम्पत्य जीवन को विंध्याचल की भांति विभाजित करके खड़ा हुआ था। उसके एक ओर कृष्णदयाल अपने अत्यंत सतर्क शुद्धाचार को लेकर अकेले थे और दूसरी ओर आनंदमयी अपने मलेच्छ बेटे गोरा के कारण अकेली थी। पृथ्वी पर जो दो जने गोरा के जीवन का इतिहास जानते थे, उनके बीच संपर्क का मार्ग मानो बंद हो गया था। इन्हीं सब कारणों से गृहस्थी में गोरा के प्रति आनंदमयी का स्नेह उनकी अकेली संपत्ति थी। इस परिवार में गोरा के अनाधिकार रहने को वह चारों ओर से हल्का करने की चेष्टा करती रहती थी। उन्हें बराबर यह चिंता रहती थी कि कहीं कोई उन्हें यह न कहे कि गोरा के कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे गोरा के कारण यह बात सुननी पड़ी, अथवा तुम्हारे गोरा ने हमारा नुकसान कर दिया। गोरा की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, तो फिर उनका गोरा भी कुछ कम दुर्दम तो नहीं है। वह जहाँ रहता है वहाँ उसके अस्तित्व को छिपाकर रखना कोई आसान काम नहीं है। इसी अपनी गोद के पगले गोरा को उन्होंने इस विरोधी परिवार के बीच इतने दिनों तक रात दिन संभाल कर इतना बड़ा किया है। बहुत कुछ सुना है जिसका उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया। बहुत दुख सहा है जिसका वह किसी से साझा नहीं कर सकी। चुपचाप आनंदमयी खिड़की के पास बैठी रही। वहीं बैठे बैठे उन्होंने देखा कृष्णदयाल प्रातः स्नान करके ललाट, भुजा और छाती पर गंगा की मिट्टी की छाप लगाए मंत्र उच्चारण करते हुए घर के भीतर आए। आनंदमयी उनके पास नहीं जा सकी। निषेध, निषेध और सब निषेध। अंत में लंबी सांस लेकर आनंदमयी उठी और महिम के कमरे में गई। उस समय महिम फर्श पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और उनका नौकर उनके स्नान के पूर्व तेल से उनकी बदन की मालिश कर रहा था। आनंदमयी ने उनसे कहा, महिम, मेरे साथ किसी को भेज तो दे, मैं ही जाकर देखाऊं कि गोरा का क्या हुआ। वह तो यह सोचकर शांत होकर बैठ जाएगा कि वह जेल जाएगा ही। अगर उसे जेल होती ही है तो क्या मैं एक बार पहले उससे जाकर मिल भी न सकूंगी। महिम का ऊपरी व्यवहार चाहे जैसा भी रहा हो, किंतु गोरा के प्रति उन्हें एक तरह का स्नेह भी था। उन्होंने ऊपर से तो गरज कर कह दिया, जाए अभागा जेल ही जाए, अब तक नहीं गया, यही अचरज की बात है। लेकिन कहने के बाद ही उन्होंने अपने विश्वासी परान घोषान को बुलाकर उसके हाथ वकील के खर्च के लिए कुछ रुपये देकर तत्काल उसे रवाना कर दिया और मन ही मन यह निश्चय भी कर लिया कि यदि ऑफिस में साहब ने छुट्टी दी और घर में बहू राजी हुई तो वह स्वयं भी मिलने जाएंगे। यह आनंदमयी भी जानती थी कि गोरा के लिए कुछ प्रयत्न किए बिना महिम कभी नहीं रह सकेंगे। यथासंभव महिम व्यवस्था कर रहे हैं, यह जानकर वह अपने कमरे में लौट आई। वह अच्छी तरह जानती थी कि जहाँ गोरा है, उस अपरिचित जगह इस मुसीबत के समय लोगों के कौतूहल, मजाक और आलोचना का सामना करते हुए उन्हें साथ ले जाने वाला इस परिवार में और कोई नहीं है। आंखों में नीरव वेदना बसाकर, होठ भींचकर वह चुपचाप बैठ गई। लक्ष्मियाँ धाड़ मार मार कर जब रोने लगी तब उन्होंने डांट कर उसे दूसरे कमरे में भेज दिया। सभी उद्वेगों को चुपचाप झेल जाना ही उनका हमेशा का अभ्यास रहा है। सुख और दुख दोनों को ही वह शांत भाव से ग्रहण करती थी
उनके हृदय की अवस्था केवल अंतर्यामी ही जानते थे। आनंदमयी को विनय क्या कहे यह सोच नहीं सका, लेकिन आनंदमयी किसी से भी किसी तरह की सांत्वना की आशा नहीं रखती। उसके जिस दुख का कोई उपचार नहीं है, उसे लेकर उनके साथ कोई दूसरा चर्चा करने आए, इससे उन्हें संकोच होता था। उन्होंने और कोई बात न उठने देकर विनय से कहा, जान पड़ता है विनय, अभी तक तुमने स्नान नहीं किया। जाओ जल्दी से नहा कर आओ, बड़ी देर हो गई है। जब विनय स्नान करके भोजन करने बैठा, तब उसके बराबर में गोरा का स्थान सूना देखकर आनंदमयी का हृदय हाहाकार कर उठा। आज गोरा जेल का अन्न खा रहा है। वह अन्न माँ की ममता द्वारा मधुर न होकर निर्मम शासन द्वारा कितना कटु हो गया है, यह सोचकर आनंदमयी को कोई और बहाना करके वहां से उठ ही जाना पड़ा। घर आकर परेश बाबू ललिता को असमय लौटी हुई देखकर समझ ही गए कि उनकी इस उद्दाम लड़की ने कोई असाधारण कार्य कर डाला है। शेष कहानी अगले भाग में। मेरे साथ इस कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग लेकर जल्द उपस्थित होंगी।